गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर न्यू क्लास। माई सेल्फ मनोज चौटिया। मैं मनोज चौटिया जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। उनके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे पादप हार्मोन। पादप हार्मोनों में हमने एक डिस्कस कर लिया था ऑक्सीन। आज हम बात करते हैं दूसरे पादप हार्मोन की, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है वो जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने खोजा था। किसने खोजा था? कुरोसावा। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जापानी जो फार्मर थे, उन फार्मर्स ने, किसानों ने क्या देखा कि उनके धान के खेतों में कुछ पौधे जो हैं वो अतिरिक्त लंबे हो गए हैं। और कुरोसावा ने इनको देखा तो यह पाया कि जिब्रेला, याद रखना आपको नाम, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक कवक थी, एक फंगस थी, वो उनके ऊपर पाई गई। जब इन्होंने देखा कि ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई को उठा के उन्होंने दूसरे पौधों के ऊपर डाला तो ये देखा कि वो पौधे भी अतिरिक्त लंबे हो गए हैं। तो इससे, इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई से इन्होंने एक पदार्थ को पृथक किया जिसे जिब्रेलिन नाम दिया गया। और इन पादपों को बेकने रोग के नाम से जाना गया। और बेकने एक जापानी शब्द है और इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि बेवकूफ नवोद्भिद। यानी जो पादप है नवोद्भिद, वो अतिरिक्त लंबाई ले लेते हैं। इतनी लंबाई की इनकी आवश्यकता नहीं होती है। ये 6 से 8 फीट तक लंबे हो जाते हैं। उसके पश्चात याबुता एंड सुमुकी ने इसे इस कवक से पृथक किया और जिब्रेलिन नाम दिया। श्रेय जाता है किसको? कुरोसावा को, याबुता और सुमुकी। तो ये भी नाम आपको साइंटिस्ट के याद रखने, याबुता एंड सुमुकी। ये भी जापानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे पृथक किया और जिब्रेलिन नाम इनको दिया। लगभग सभी पादपों में ये पाए जाते हैं। और अगर रासायनिक रूप से देखें तो इनमें एक गिबेन वलय जो है वो उपस्थित होती है। और अब तक जब जिब्रेला फ्यूजिकोराई से याबुता और सुमुकी ने जिब्रेलिक अम्ल को पृथक किया गया था तो ये 6 प्रकार के जिब्रेलिक अम्ल थे जिन्हें क्रमशः GA1, GA2, GA3, GA4, GA5 और GA6 नाम दिया। इनमें से GA3 जो है वो सबसे कॉमन जिब्रेलिक हार्मोन है। और पादपों में अब तक 100 से अधिक जिब्रेलिक अम्ल खोजे जा चुके हैं जिन्हें क्रमशः GA1, GA2 ऐसे GA100 नाम दिया गया। जिसमें सबसे कॉमन कौन सा है मैंने आपको बता दिया, सबसे कॉमन GA3 है। और ये सारे के सारे हार्मोन जो है वो OH हाइड्रोक्सिल और COOH अम्ल ग्रुप उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं और उसके बेस पे ये सब आइडेंटिकल होते हैं, यानी पृथक पृथक होते हैं। और इनकी सांद्रता जो है सर्वाधिक वो रूट, सूट जो अपेक्स होते हैं, यानी उनके शीर्ष भाग, चाहे वो परों का शीर्ष भाग हो या जड़ का शीर्ष भाग हो या पत्तियों का शीर्ष भाग हो या एम्ब्रियो हो, भ्रूण हो, उनमें इनकी सांद्रता क्या रहती है? अधिक रहती है। या वहां पे ये संश्लेषित होते हैं और वहां पे संश्लेषित होने के पश्चात इन्हें जाइलम और फ्लोएम के द्वारा अन्यंत्र भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। साधारणतः जिब्रेलिन जो होते हैं वो स्टीरॉइड होते हैं। और स्टीरॉइड आप लोगों को पता है क्या होते हैं? स्टीरॉइड इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो कुछ जीनों की क्रियाशीलता को तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं और कुछ जीनों की क्रियाशीलता को ये रोक देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पेशली ये जो प्रोटीएज एंजाइम होता है उसके ऊपर फंक्शनल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जिब्रेलिक अम्ल किसके ऊपर फंक्शनल है? प्रोटीएज। और प्रोटीएज आप लोगों को पता है किसके ऊपर फंक्शनल होता है, किसके ऊपर क्रियाशील होता है? प्रोटीन के ऊपर। और प्रोटीन में भी, प्रोटीन आप लोगों को पता है किसके बने होते हैं? एमिनो अम्लों के। तो ये जो स्पेशली है वो ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड के ऊपर काम करता है। ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड से फिर बाद में किसका निर्माण होता है? ऑक्सीन का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीन के निर्माण के लिए भी जिब्रेलिन जो है वो उत्तरदायी होते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं इस जिब्रेलिक अम्ल के रासायनिक रूप से इसमें क्या होता है? एक गिबेन
वलय होती है या ये जिब्रेलिक अमल होते हैं। ठीक है, कार्य की प्रभावों की अगर अपन बात करें, जिब्रेलिन के कार्य की प्रभाव, तो सबसे पहला तो आप लोगों को पता है कि ये वृद्धि करता है, और वृद्धि भी किस में करता है, ये पर्व में वृद्धि करता है। तो सबसे पहले स्तंभ वृद्धि, ठीक है, स्तंभ की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और लीफ यानी पत्ती के फैलाव के लिए भी ये उत्तरदायी होता है। पत्ती का जो आकार बढ़ता है, उसका आयतन बढ़ता है, उसके लिए भी जिब्रेलिन महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद में है ये जो बोनापन है उसको रोकने का कार्य करता है, यानी हम यूं कह सकते हैं बोनापन को दूर करने का कार्य करता है या दूर करता है। कौन? जिब्रेलिक अम्ल जो है वो पादपों के बोनापन को दूर करता है। और जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों की क्रियाशीलता को क्या करता है? बढ़ाता है। एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो आपके परीक्षा में अलग से पूछा जा सकता है, वोल्टकरण। वोल्टकरण किसे कहते हैं? तो आप लोगों को पता है पर्व और पर्व संधि किसे कहते हैं। दो ये पर्व है और ये भी पर्व है, ये मैंने आपको कक्षा में बताया हुआ है। तो ये पर्व और ये पर्व, दो पर्वों को जोड़ने वाली जो संरचना है उसको अपन क्या कहते हैं? पर्व संधि। और ये भी क्या होगी अपनी? पर्व संधि। तो पर्व की परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं कि दो पर्व संधियों के बीच का जो भाग होता है उसको लंबा सिलेंडराकार भाग जो है या बेलनाकार भाग पर्व कहलाता है। तो ये पर्व का दीर्घीकरण करते हैं। जैसे गोभी जैसे पादपों में या रोजेट कुल के जो पादप होते हैं उनमें ये पर्व का दीर्घीकरण 6 से 8 फीट तक कर देता है। और या यूं कहें कि ये तीव्र वृद्धि, पर्वों की तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और पर्व की जब तीव्र वृद्धि हो जाती है तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? वोल्टकरण। ये था जिब्रेलिन। इसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं अगला हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी खोज स्कूग और मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? याद रखना है नाम, स्कूग एंड मिलर ने। ठीक है, सबसे पहले ये मक्के के अस्थि फल और नारियल का जो पानी होता है जिसे हम नारियल दूध भी कह सकते हैं, इनसे इनको पृथक किया गया था और इसे नाम दिया गया था जियाटिन। बाद में जियाटिन ही क्या हो गया? काइनेटिन हो गया। और काइनेटिन ही क्या हो गया? साइटोकाइनिन हो गया। साइटो मीन्स सेल, कोशिका। तो ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, या यूं कहें कि ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। सबसे पहले निकोटियाना टेबेकम यानी तंबाकू के पौधे से इसे पृथक किया गया था। 6-फर-फ्यूरल एमिनोप्यूरिन, 6-फर-फ्यूरल एमिनोप्यूरिन, ये क्या है? इसकी रासायनिक प्रकृति है। प्यूरिन वास्तव में साइटोकाइनिन को नाम दिया गया था काइनेटिन। काइनेटिन क्या है? एडिनिन। एडिनिन क्या है? एक नाइट्रोजनी क्षारक है जो डीएनए में उपस्थित होती है। तो ये काइनेटिन जो है वो एडिनिन का एक रूपांतरित रूप था और फिजियोलॉजिकली टर्म में या कार्य के रूप से इसे साइटोकाइनिन नाम दिया गया। और यह हार्मोन भी, साइटोकाइनिन भी, जो कोशिकाएं सक्रिय होती है उन सक्रिय कोशिकाओं में यह संश्लेषित होता है। जैसे अपन बात करें भ्रूण है या परिपक्व होता हुआ फल है या जड़ है या तना है, और वहां से इनको स्थानांतरित कर दिया जाता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात साइटोकाइनिन के बारे में कि साइटोकाइनिन कभी भी अकेला प्रभावित नहीं होता है, यानी अकेला ये कार्य नहीं करता है। ये ऑक्सीजन की थोड़ी सांद्रता या अधिक सांद्रता में ये क्रियाशील होता है। अगर साइटोकाइनिन की सांद्रता ज्यादा हो और ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो तो परोह का निर्माण होता है, और ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा हो, साइटोकाइनिन की सांद्रता कम हो तो ये जड़ का निर्माण करता है। और इसका जो मुख्य प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ता है? इसका मुख्य प्रभाव प्रोटीन संश्लेषण के ऊपर पड़ता है। अब अपन बात करते हैं इसके कार्य की प्रभावों की। जिस प्रकार से हमने ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन,
इन ऑक्सिन जिबरेलिन के कार्य की प्रभाव देखे थे, उसी प्रकार साइटोकाइनिन के कार्य की प्रभाव क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रभाव तो हो जाएगा इसका क्या, कोशिका विभाजन, यानी कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। दूसरा जो वृद्धि की प्रावस्थाएं थी हमारे पास, वृद्धि की प्रावस्थाएं क्या क्या थी, पहला मेरिस्टेमेटिक जोन यानी विभज्योत प्रदेश, यानी जिस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है। दूसरा कोशिका दीर्घीकरण और तीसरा कोशिका परिपक्वन। तो दूसरा जो इसका कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, कोशिका दीर्घीकरण एवं परिपक्वन। कोशिका दीर्घीकरण एवं परिपक्वन दोनों में क्या होता है, पादप की बढ़ोतरी होती है। तो ये भी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, किसके लिए, दीर्घीकरण और परिपक्वन क्षेत्र में। इसके अलावा जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है, यानी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को अपन कह देते हैं एधा। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कोरकेदा संवहनीय एधा के निर्माण के लिए भी ये हार्मोन जो है वो उत्तरदायी होता है। इसके अलावा जो पार्श्व कलिकाएं हैं, पार्श्व कलिकाओं की उत्पत्ति या पार्श्व कलिकाओं की बढ़ोतरी के लिए भी ये हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो पार्श्व कलिकाओं की क्या करता है, ये वृद्धि करता है। पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि के लिए भी साइटोकाइनिन उत्तरदायी होता है। और प्रसुप्ति, जिसको अपन कहते हैं रेस्टिंग फेज, यानी डोरमेंट अवस्था में चला जाना, तो ये साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रसुप्ति को दूर करने का कार्य करता है। प्रसुप्ति को दूर करने का कार्य करता है, यानी प्रसुप्ति को भंग करता है, हम एक प्रकार से यूं कह सकते हैं। और जो जीर्णता होती है, जिसको अपन साधारण भाषा में बुढ़ापा कहते हैं, तो ये क्या करता है, जीर्णता को भी दूर करने का कार्य करता है। जीर्णता को दूर करता है, यानी पादपों में जो वृद्धा अवस्था आती है उसको रोकने का कार्य करता है। और जो जीर्णता को रोकने का कार्य करता है, इस प्रभाव को रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। तो इसके ऊपर अलग से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिचमंड लैंग प्रभाव क्या है, रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या है। पादपों में जीर्णता को दूर करना या दूर करने का जो कार्य किया जाता है उसे हम रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा यह कुछ पादपों में पुष्पन को भी प्रेरित करता है। तो कुछ पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है। ये अपने क्या हो गए, साइटोकाइनिन के कार्य की प्रभाव हो गए। इसके बाद में अपन अगला हार्मोन लेते हैं। अगला हार्मोन कौन सा है अपना, इथाइलिन, जो कि एक गैसीय हार्मोन। आर गेन्ने नामक साइंटिस्ट ने इथाइलिन की खोज की थी, आर गेन्ने, लेकिन पादपों में इसे पृथक जो किया गया था, निकाला जो गया था, वो क्रैकर के द्वारा निकाला गया था। इथाइलिन मुख्यतः जो परिपक्व फल होते हैं उन फलों के द्वारा ये संश्लेषित किया जाता है। वैसे अगर अपन देखें इथाइलिन क्या होती है, एक गैस होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था इथाइलिन के बारे में कि पादपों में पाया जाने वाला एकमात्र गैस या हार्मोन कौन सा होता है, इथाइलिन होता है। और ये वातावरण में उपस्थित रहता है स्मोक के रूप में, धुएं के रूप में, और जो अन्य इंडस्ट्रियल गैसेज होती हैं उनके रूप में भी ये प्रेजेंट रहता है। और इसका निर्माण मुख्यतः जो इनकम्प्लीट यानी पूर्णतः जब कंबंशन या टुकड़े नहीं होते हैं, टूटता नहीं है कोई भी पदार्थ, जैसे खासतौर से जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, उन पेट्रोलियम पदार्थों के अपघटन से वातावरण में इसका निर्माण होता है। इसके साथ साथ साइंटिस्टों ने यह भी प्रूव किया था कि पादपों में भी ये जो उपापचयी क्रिया होती है, ठीक है, उपापचयी क्रियाओं के पादपों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप इथाइलिन गैस का निर्माण होता है। और ये मुख्यतः उन स्थानों में पाई जाती है जहां पर फल जो है, या यूं कहते हैं कि फल की कोशिकाओं में ये पाई जाती है। पकते हुए फलों के द्वारा इथाइलिन गैस का स्राव किया जाता है और इसे हम एक पादप हार्मोन के रूप में जानते हैं। तो पकते हुए फल जब इथाइलिन गैस का स्राव करते हैं या निर्माण करते हैं तो अन्य फलों को पकने में भी ये सहायता करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहलाते हैं, अर्थात जो
अन्य फलों को देखते हुए, जैसे अपने मारवाड़ी में भी एक कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी प्रकार जब एक फल परिपक्व होने लगता है तो उसके द्वारा स्रावित गैस इथाइलिन के द्वारा अन्य फल भी पकना प्रारंभ कर देते हैं। कृत्रिम रूप से ये इथेफोन के रूप में उपस्थित होता है। इथेफोन क्या है? एक लिक्विड है जो कि फलों को पकाने में सहायता करता है। तो कृत्रिम रूप से पाया जाने वाला इथाइलिन कौन सा है? आप नाम लिख देंगे इथेफोन। ये इथेफोन जो है वो कोल्ड स्टोरेज में छिड़काव इसका किया जाता है फलों को पकाने के लिए। अब अगर हम देखें इसके कार्य की प्रभाव, तो इथेफोन वास्तव में क्या होता है या इथाइलिन वास्तव में क्या होती है? ये एक लिपिड यानी वसा में घुलनशील हार्मोन है। और वसा कहां पाई जाती है आप लोगों को पता है? कोशिकाओं के अंतर्गत। तो कोशिकाओं में जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? याद कीजिए, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। तो ये कोशिका झिल्ली में जाके अटैच्ड हो जाते हैं उसके लिपिड के साथ, और लिपिड के साथ अटैच होने के पश्चात ये कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये एक प्रकार से क्या करता है? परमीएज तंत्र का निर्माण करता है। इसके बाद में देखें इसके कार्य की प्रभाव। तो सबसे पहला कार्य की प्रभाव क्या हो गया? इसको फलों को पकाने में सहायता करता है। फलों को पकाने में कौन सहायता करता है? तो इथाइलिन जो है फलों को पकाने में सहायता करता है। दूसरा एक क्रिया आती है जिसको साइंटिफिक टर्म में एपिनेस्टी कहते हैं। एपिनेस्टी क्या है? तो देखिए, जो पर्ण होती है, पर्ण की दो सतह होती है, ऊपरी सतह और निचली सतह। तो ये पर्ण की जो निचली सतह है, इस निचली सतह में अधिक बढ़ोतरी करेगा, निचली सतह में अधिक बढ़ोतरी करेगा और ऊपरी सतह में कम बढ़ोतरी, और उसके कारण पर्ण जो है वो मुड़ जाती है या शीर्ष भाग से पर्ण बेंड हो जाती है। तो उस पर्ण के मुड़ने को या बेंड होने को हम क्या कहते हैं? एपिनेस्टी। इसके अलावा ये फलों और पत्तियों के अंतर्गत क्या करता है? एब्सिएशन लेयर या एब्सिएशन परत का निर्माण करता है। तो इसीलिए इसको हम ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन या वृद्धि रोधी हार्मोन के अंतर्गत भी इसकी गणना करते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो है तने का फूलना या स्टेम सॉइलिंग जो है उसके लिए भी इथाइलिन जो है वो उत्तरदायी होता है। अगले कार्य की बात करें तो जो एक ऑक्सिन का कार्य था अपना, क्या? शीर्ष प्रमुखता। तो ये कुछ मात्रा में इथाइलिन भी क्या करता है? शीर्ष प्रमुखता को लाने का कार्य करता है, यानी शीर्ष भाग की जो बढ़ोतरी होती है वो इथाइलिन हार्मोन के द्वारा होती है। इसके अलावा अपन ने प्रत्येक प्रकार के हार्मोन में पढ़ा था कि वो क्या करते हैं? पुष्पन को प्रेरित करते हैं। तो ये हार्मोन भी क्या करता है? पुष्पन को प्रेरित करता है। उसके बाद में सातवां और अंतिम इसका कार्य की प्रभाव है वो है सेक्स एक्सप्रेशन यानी लिंग प्रदर्शन। तो लिंग प्रदर्शन में हमने जिब्रेलिन में पढ़ा था कि जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? नर पुष्पों की संख्या में बढ़ोतरी करता है, जबकि यहाँ इथाइलिन जो है वो मादा पुष्पों की संख्या में बढ़ोतरी करता है। और कौन से? तो कुकुम्बर कुल के जो पौधे होते हैं, कुकुम्बर कुल यानी अपने जो खीरा, लौकी, इस प्रकार के जो फल हैं, उन फलों में या उन पादपों में ये क्या करता है कि मादा पुष्पों की सघनता में बढ़ोतरी करने का कार्य करता है। इसके पश्चात अपना अंतिम हार्मोन जो है वो आता है एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल को हम ABA हार्मोन कहते हैं शॉर्ट में। तो आप लोगों को याद रखना है एब्सेसिक अम्ल ABA। ABA का पूरा नाम क्या है? ABA का पूरा नाम है एब्सेसिक अम्ल। तो ABA का पूरा नाम आप लोगों को पूछा जा सकता है। ABA का पूरा नाम क्या है? एब्सेसिक अम्ल। और ये क्या करता है? ये एक वृद्धि रोधी हार्मोन के रूप में कार्य करता है, एब्सिएशन लेयर का निर्माण करता है। इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। तो एक नंबर का प्रश्न ये भी बन जाता है कि इसे तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? पादपों को विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए सक्षम बनाता है, और ये मुख्य रूप से ल्यू एवं क्रेन्स के द्वारा
खोजा गया था। ल्यू एवं क्रेन्स के द्वारा इसको खोजा गया था और ये मुख्य रूप से आरएनए सिंथेसिस जो है, यानी डीएनए से आरएनए के निर्माण को अपन क्या कहते हैं, अनुलेखन। तो आरएनए के निर्माण को ये बाधित करता है, एब्सेशन परत का निर्माण करता है, जीर्णता को प्रेरित करता है, प्रसुप्ता को प्रेरित करता है, रंध्रों के बंद होने में ये सहायता करता है, वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, एब्सिसिक लेयर यानी एब्सिसिक परत का निर्माण करता है। एब्सिसिक परत का निर्माण होने के कारण क्या होगा कि जो फल और पत्तियां परिपक्व हो चुकी है उनमें हल्के से यांत्रिक बल के द्वारा ये टूट जाती है। और रासायनिक रूप से अगर अपन बात करें इसकी रासायनिक प्रकृति की, तो ये टर्पिनोइड्स होते हैं, टर्पिनोइड होते हैं। और अगर इसकी रासायनिक संरचना देखें तो रासायनिक संरचना इसकी इस प्रकार की होती है।